साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने जो बाइडेन अपनी कुर्सी खाली कर देंगे और उस पर ट्रंप जी विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो बाइडेन है, ये इतना रायता फैलाना चाहते हैं कि ट्रंप उसे कभी समेट ही ना पाए। इसी क्रम में जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी बताते गए हैं और आप भी देख रहे हैं, पिछले 4 साल में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से वॉर स्टार्ट किए गए, ये सिर्फ डेमोक्रेट्स ही कर सकते हैं। चाहे अजरबैजान अर्मीनिया का युद्ध हो, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे हमास और इजराइल का युद्ध हो, और अब जो सीरिया में हो रहा है, ये सब डेमोक्रेट्स का किया धरा है। और वहीं दूसरी ओर रिजिम चेंज करना हो, चाहे म्यांमार में मिलिट्री कू कराना हो 2021 में, चाहे बांग्लादेश में कराना हो, चाहे पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन कराना हो, इस प्रकार के अलग अलग देशों में भी सत्ता परिवर्तन कराने में भी ये लोग चूके नहीं है। श्रीलंका में भी कराया है। यानी कि अब ये चीज बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के डेमोक्रेट्स किस तरह से अपने प्यादे बिछा करके पूरी बिसात अपने हिसाब से बिठाना चाहते हैं। और उसी क्रम में जब इनको लगा कि ये किसी तरह से जो है पुतिन को पछाड़ नहीं पा रहे हैं, पुतिन को पीछे नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एक वो पावर सेंटर पकड़ लिया जहां से पुतिन को कंट्रोल कर सकते हैं या जहां पर पुतिन को एंगेज करके जा सकते हैं हमेशा के लिए। और ये पावर सेंटर जो उन्होंने पकड़ा है, ये है सीरिया। मिडिल ईस्ट में सीरिया नाम का एक छोटा सा देश है, लगभग 2.5 करोड़ उसकी आबादी है। वहां पर पिछले कई साल से अलग अलग तरह की लड़ाइयां चल रही हैं और इन सब लड़ाइयों को लड़वा रहे हैं अमेरिकन और रशियंस। इन लड़ाइयों का सिर्फ एक मकसद है कि यहां पर सीरिया नाम की जगह पर किसका जद्दोजहद ज्यादा होगी, किसकी पकड़ ज्यादा होगी, और वो कौन वहां पर ऐसा होगा जो सभी लोग प्लेयर्स को अपनी तरह से चला रहा होगा। इसमें पूरा मामला क्या है, मैं जो अभी करंट में न्यूज चल रही है उस पर तो आऊंगा ही, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, ये है बशर अल असद, ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं और वहां के तानाशाह हैं, ऐसा माना जाता है। लंबे समय से वहां पर रूल कर रहे हैं। बशर अल असद, इनको सपोर्ट करता है रशिया और ईरान दोनों मिलकर के इन्हें सपोर्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये चीज अमेरिका तो पसंद करेगा नहीं, और ये चूंकि ऑटोक्रेट है, चूंकि वहां पर एक डिक्टेटर है, तो कुछ ना कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इनको पसंद नहीं करते होंगे। तो अमेरिका ने ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनको हथियार देना स्टार्ट किया, उनको भड़काना स्टार्ट किया और इनके खिलाफ उन ग्रुप्स को तैयार कर दिया। अब साहब लड़ो। इन ग्रुप्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए और रशिया आपस में नहीं लड़ेंगे, ये लड़वाते हैं दूसरों को। अब साहब जब ये चल रहा था यहां पर, तो यहां पर एक ग्रुप और पैदा हो गया। उस ग्रुप ने कहा कि भाई पूरी दुनिया में इस्लामिक रूल आएगा, दूर दूर तक, लंबे क्षेत्र तक हम जो है इस्लामिक कैलिफेट को जो है गठन कर देंगे। और इस ग्रुप का नाम था ISIS, आपने सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये लड़ रहे हैं इनसे भी और इनसे भी, कि ना आप चाहिए ना आप चाहिए, हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। इसके बाद एक ग्रुप और तैयार हो गया, कुर्दिस्तान की मांग करने वाला। कुर्द लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा हमें कुर्दिस्तान चाहिए। कुर्द लोग एक देश की मांग कर रहे हैं। इस देश में कई सारे देश शामिल हैं, ईरान है, इराक है, सीरिया है, टर्की है, अर्मेनिया है। इन सब देशों के थोड़े थोड़े क्षेत्र को मिलाकर के एक देश बनने की संकल्पना इन्होंने रखी है, इसे कुर्दिस्तान बोलते हैं। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एक शॉट डाला था, वो शॉट मैंने कुर्दिस्तान को लेकर के ही डाला था। कुर्द लोग भी इन लोगों से लड़ रहे हैं, यानी कि ये ISIS से भी लड़ रहे हैं, ये यूएसए के ग्रुप से भी लड़ रहे हैं, ये बशर अल असद से भी लड़ रहे हैं। और ऐसे ही यहां पर एक ग्रुप और तैयार हो गया जो अलकायदा का ग्रुप था, अलकायदा का ऑफशूट था, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अपने अलग लड़ रहे हैं, ये भी सबसे लड़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमें पूरे सीरिया में इस्लामिक शासन लेकर के आना है। आप कहेंगे ये तो ISIS भी कह रहा है, ISIS कह रहा है कई देशों में लेके आना, इसका जो प्लान है वाइडर प्लान है। इनका कहना है कि हमें कहीं नहीं लाना, हमें सिर्फ अपने सीरिया में लाना है, अपने तरीके का इस्लामिक शासन लाना है। ये सबसे लड़ रहे हैं। तो इतना ग्रुप यहां पर बन चुका है। इसके साथ साथ 2015-16 में एक ग्रुप और बना, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये अलग ग्रुप बन गए, ये भी प्रेसिडेंट से लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि भाई आप हटिए, हम डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। तो इतनी यहां पर खिचड़ी पकी हुई है और इन सब ग्रुप आपस में लड़ तो रहे हैं, और इनमें से कुछ ग्रुप को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, कुछ को रशिया सपोर्ट कर रहा है। सोचिए, इतनी जद्दोजहद सीरिया में मची हुई थी लंबे समय से, और इसीलिए वहां पर आप सुनते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक ऐसा इलाका जहां पर आपकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, वो सीरिया ही है। तो ये सब चीजें चल रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोबारा सीरिया चर्चा में आ गया? दोबारा चर्चा में आया है यूएस की वजह से। अब इसमें गेम खेला यूएस ने
टर्की के साथ मिलकर के। ये गेम क्या है, ये गेम समझिए आप। देखिए ये मैप है सीरिया का, नॉर्मल मैप, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इधर टर्की है ऊपर, टर्की सपोर्ट कर रहा है इस वक्त यूएस को। टर्की लंबे समय से इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, और इजराइल और यूएस एक है, आपको पता है। तो जाहिर सी बात है टर्की यूएस के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में टर्की को यूएस का ही समर्थन करना पड़ा, क्योंकि यूएस और टर्की दोनों ही नेटो का पार्ट है। तो टर्की ने क्या किया, अपनी कुछ फोर्सेस भेजना स्टार्ट किया ऊपर नॉर्थ की तरफ से, इस साइड की तरफ से, और बोला कि भाई आप अंदर जाइए और ग्रुप्स को एक्टिवेट करिए। ये जो आप लाल रंग का एरिया देख रहे हैं, ये एक ग्रुप ने कब्जा लिया है। इस ग्रुप का नाम है तहरीर अल शाम। ये ग्रुप अलकायदा से निकला हुआ ग्रुप है, और 2011 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था। देखिए पहले इसकी मैं पूरी कहानी बताता हूं। ये तहरीर अल शाम, हयात तहरीर अल शाम इसका नाम है पूरा। इसकी कहानी है साहब ऐसी कि ये बना है 2011 में। उस समय इसका नाम कुछ और था, मैं आपको देखिए जबहात अल नुसरा 2011 में इस नाम से ये बना था। धीरे धीरे ये अपना आइडियोलॉजी फैलाता चला गया। इसमें अबू बकर अल बगदादी जो आईएस का मुखिया हुआ करता था, वो भी इसको बनाने में अपनी भूमिका निभा करके गया था। इसके साथ ये भी माना जाता था कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक ये ग्रुप है। धीरे धीरे इस ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है वो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में उभरती चली आई। इसलिए इस ग्रुप ने अपने आप को अलकायदा की लाइन से थोड़ा सा अलग कर लिया। उसके बाद जबहात अल नुसरा टूट गया और एक नए नाम से ग्रुप बना जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, जो अभी बोला जा रहा है। इनका कहना यह है कि साहब हमें पूरे सीरिया पे कब्जा करना है और हम जो है दमास्कस तक आएंगे। ये जो लाल वाला पोर्शन है, इस लाल वाले पोर्शन ने अभी तक, चूंकि हर दिन सीरिया की मैप में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है, अभी तक ये लोग यहाँ का एक एलेप्पो नाम का एक शहर है, इसे कब्जा कर चुके हैं। होम्स को कब्जा कर चुके हैं, हमा को कब्जा कर चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। इनका कहना यह है कि अब हम दमास्कस तक आएंगे। दमास्कस सीरिया की राजधानी है और जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो सीरिया छोड़ करके भाग चुका है और रशिया चला गया है। रशिया भी इस वक्त सीरिया की मदद नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, उस पर बाद में आएंगे। तो आपको ये ग्रुप समझ में आ गया, यहां से आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप पकड़िए। ये जो आपको पर्पल कलर का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये है कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द लोग। ये कुर्द लोग भी हैं, थोड़े बहुत और ग्रुप्स हैं जो ये चाहते हैं कि इनका पूरा एक एरिया बने। ये इधर से आ रहे हैं लड़ते हुए, ठीक है। और ये जो आपको पिंक कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये अभी सीरियन गवर्नमेंट के अंडर वाला पोर्शन है, वहां के प्रेसिडेंट के अंडर वाला पोर्शन है, लेकिन धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला जा रहा है। ये पीला वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये टर्की की फोर्सेस है जिसको यूएस पीछे से बैकिंग कर रहा है। और नीचे से आप देख रहे हैं यहां से इजराइल भी धीरे धीरे अटैक कर रहा है। यानी कि इनके प्रेसिडेंट तो यहां से हटेंगे ही, सीरिया का बंटवारा भी होगा। और सीरिया का बंटवारा भी कुछ इस प्रकार से होगा कि देख लेना, इसका एक बड़ा पोर्शन इजराइल कब्जा लेगा। इधर इजराइल ले लेगा, इधर हो सकता है कुर्दिश लोग ले लें, इधर हो सकता है टर्की ले ले, और ये जो अलग आपको मैप दिखाई दे रहा है सीरिया की गवर्नमेंट के अंडर वाला, हो सकता है ये एक सीरिया बचा रह जाए या इसके भी दो टुकड़े हो जाए। आईएस बहुत पहले न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, इसलिए यहां पर अभी जो एक्टिव ग्रुप है ये कुर्दिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। ये आपके नए जो अलकायदा का ऑफशूट है वो लोग हैं, प्लस टर्की की तो फौज है खैर, प्लस ये जो रशियन बैक्ड सीरियन गवर्नमेंट है, ये है जो मेजर रोल प्ले कर रही है। कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान और रशिया दोनों मिलकर के इनके प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप एंगल देखिए, यूएस ईरान को भी नफरत करता है, यूएस रशिया को भी नफरत करता है। यूएस जानता है कि इस जगह पर दोनों का ही रिसोर्सेज लगा हुआ है। यहां पर ईरान के भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं, यहां पर रशिया के भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं। और दूसरी बात, इसमें टर्की क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? टर्की इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि टर्की नहीं चाहता कि यहां पर जो सरकार है वो बशर अल असद की रहे। टर्की को रिजीम चेंज करनी है। और इजराइल को दिक्कत क्या है? इजराइल को दिक्कत आ रही है हथियारों को लेकर के। इजराइल की समस्या ये है कि ये जो ईरान से जो भी हथियार लेबनान पहुंचते हैं वो ईरान, इराक, सीरिया होते हुए लेबनान पहुंचते हैं। यानी सीरिया एक ऐसा जंक्शन का काम कर रहा है जहां से होते हुए ईरान अपने हथियार लेबनान में हिजबुल्लाह को देता है और हिजबुल्लाह फिर इजराइल से लड़ता है। इसलिए जब ये सीरिया टूटेगा तब आप देखना कि इसको इस तरह से तोड़ा जाएगा कि इजराइल को
ईरान से किसी तरह का कोई यहाँ पर नेटवर्क न मिल पाए। अभी ईरान धीरे से पहुंचा लेता अपने सामान यहाँ पर, तो हो सकता है इस तरीके से तोड़ दिया जाए कि पहुंचा ही ना पाए, वो देखा जाएगा किस तरह से इसकी ब्रेकिंग होती है। लेकिन इजराइल अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि ईरान से कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। यूएस क्या चाह रहा है? यूएस चाह रहा है कि यहां पर इसको या तो तोड़ दो, बंटवारा कर दो, कैसे भी करके कुछ ऐसा कर दो कि रशिया के जितने भी रिसोर्सेज यहां लगे हुए हैं, रशिया के लगभग 68,000 सोल्जर्स सीरिया में डिप्लॉयड हैं, और साथ ही रशिया के कई सारे बेसेस यहां पे बने हुए हैं। ये देखो, आपको जितने भी रशियन फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, ये रशिया के बेसेस हैं, बेस जिनको यहाँ की आर्मी नेवी ऑपरेट करती है, रशिया की आर्मी नेवी ऑपरेट करती है। और रशिया ने ज़्यादातर बेसेस इस तरफ बनाए हुए हैं जहाँ पर भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। चेक करिए, रशिया ने ज़्यादातर बेसेस इधर क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ से व्यापार स्टार्ट होता है रशिया का, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी के जरिए रेड सी होते हुए चीज़ें या तो वो बेच सकता है या खरीद सकता है, तो उसे एक बेस मिल जाता है। रशिया हालांकि दुनिया के सबसे ज़्यादा एरिया वाला देश है और समुद्र को भी काफ़ी जगह से टच करता है, लेकिन ये सभी समुद्र जो है इसका जमा हुआ रहता है, यहाँ पर जो है इनके शिप्स चल नहीं पाते हैं। इसलिए रशिया को चाहिए एक ऐसा पोर्ट या ऐसा एक जोन चाहिए जहां से उसके शिप आसानी से जा सकें और आ सकें। यही कारण है कि रशिया ने यूक्रेन के साथ जब युद्ध करना स्टार्ट किया तो उस तरह की जमीन को कब्जाना चालू किया जहां से रशिया जो है ब्लैक सी का एक्सेस प्राप्त कर सके। यहाँ का पानी जब इसे नॉर्मल अवस्था का पानी अगर इसे मिल जाता है रशिया को, या वो बेसेस मिल जाते हैं, तो रशिया को अपने शिप्स ऑपरेट करना आसान रहेगा। वही चीज़ रशिया ने यहाँ देखी हुई थी सीरिया में, और रशिया को पता है कि अगर मुझे सीरिया में अपने बेसेस बचा के रखने हैं तो मुझे अपने सोल्जर्स भी भेजने पड़ेंगे, पैसा भी लगाना पड़ेगा, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी चलना पड़ेगा, उसे सपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब ये अचानक से सीरिया का मुद्दा जो गर्म आ गया और यहाँ पर लड़ाई झगड़े चालू हो गए, इसकी वजह से अब रशिया गया फंस। रशिया इस समय दोनों तरफ से फंस गया है, यूक्रेन पर ध्यान दे या इस पर ध्यान दे, सीरिया पर, क्योंकि उसके सोल्जर्स यहां भी फंसे हुए हैं, यहां भी फंसे हुए हैं, पैसा यहां भी फंसा हुआ है, यहां भी फंसा हुआ है। यहां पे तो वो लगा ही हुआ था, अब ये एक और स्टार्ट कर दिया। इस सीरिया वाले मामले में रशिया थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया भी ये समझ नहीं पा रहा कि इसको कैसे हैंडल करें, इन सबको कैसे बचाएं, ये मसला है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना जल्दी में है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इस सीरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, इसका बंटवारा करना चाहता है इस तरह से कि फिर ट्रंप आ भी जाए तो कुछ कर ना पाए। और ट्रंप को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रंप तो यूक्रेन वॉर खत्म करने में इतने जल्दीबाजी में है कि कब मैं सत्ता में आऊं और 2-3 दिन में यूक्रेन वॉर खत्म कर दूं। तो ट्रंप तो इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हो ये रहा है कि सीरियन रिबेल्स धीरे 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 दमास्कस तक आ रहे हैं और कोलैप्स होने वाला है सीरिया का। ये इनकी अभी ताज़ा जानकारी है। हम लोग सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की भी बात कर रहे थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये एसडीएफ फोर्सेस जो हैं ये 2015 में बनी हैं और इनको यूएस सपोर्ट करता है। ये फोर्सेस जो हैं इसमें कई अलग अलग तरह के ग्रुप शामिल हैं, जैसे इसमें कुर्दिश लोग भी शामिल हैं, अरब लोग भी शामिल हैं, सीरियन लोग भी शामिल हैं, अर्मेनियन हैं, तुर्कमैन हैं, चेक फोर्सेज हैं। और इन सबका कहना यह है कि जो भी वहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार है नहीं, हमें डेमोक्रेटिक सरकार लेकर के आनी है और तानाशाह को हटाना है। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी में, फेडरल स्ट्रक्चर में, वो जो अमेरिका की बातें होती है उन सब में मानते हैं और अमेरिका इनको सपोर्ट करता है। अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है आपको भी पता है। तो ये सीन चल रहा है। एक आपके ये है हयात तहरीर अल शाम, एक है आपके एसडीएफ और एक है आपके कुर्दिश लोग और इधर से टर्की। ये सब मिलकर के धीरे धीरे राजधानी की तरफ आ रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो यही हयात तहरीर अल शाम है, जिसको टर्की भी बैक कर रहा है, यूएस भी बैक कर रहा है, और इसने कह दिया हम जल्दी से दमास्कस पहुंचने वाले हैं। दमास्कस में पहुंचने का मतलब है रिजीम चेंज, ये करता है यूएस। और अभी यूएस किस तरह से अलग अलग जगह पर हस्तक्षेप कर रहा है। अभी आपको पता है साउथ कोरिया में इमरजेंसी लग गई थी। अभी आपको पता है कि भारत में एक खबर सामने आई है कि किस तरह से दुनिया के कुछ मीडिया हाउसेस जानबूझ करके हमारे पार्लियामेंट सेशन की स्टार्टिंग से पहले एक ऐसी खबर जारी कर देते हैं जिससे पार्लियामेंट चल नहीं पाता और हमारे देश के जो राहुल गांधी हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी ये भी खुलासे हुए हैं, ये फ्रांस के अखबारों ने खुलासा किया है कि अमेरिका जानबूझ करके भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, अभी नहीं पिछले 3-4 साल से, जिससे कि भारत उसका पपेट बना रहे। ये सब डेमोक्रेट्स करते हैं। डेमोक्रेट जाते जाते इतना रायता फैलाए जाएंगे कि आप उसे समेट ही नहीं पाएंगे। आपसे मतलब ट्रंप चचा, देख लीजिएगा।
अभी 20 जनवरी आने में बहुत देर है, तब तक ये इतना कुछ कर लेंगे कि ट्रम्प चाचा फंसे रह जाएंगे इन चीजों में। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये मैं लंबे समय से आपसे वीडियोस में बता रहा था, ये डेमोक्रेट्स बहुत खतरनाक है। देख लो सीरिया का क्या हाल कर दिया, निर्दोष लोगों का क्या ये यूज करते हैं आप ये देखिए। ये ग्रुप्स कैसे बने, ग्रुप की आइडियोलॉजी आपने तैयार करी, ग्रुप्स को भड़काया आपने, लोगों को भड़का करके इस तरह के उनके दिमाग में आपने चीजें डाल दी कि उन्होंने हथियार उठा लिए, हथियार उठा के आज देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। और इन सब में पिस्ता कौन है, एक मासूम इंसान जिसको इन सब चीजों से लेना देना होता ही नहीं, जैसे पता ही नहीं होता ये ग्रुप्स हैं क्या। सोचिए। और दूसरा ये सोचिए कि हम और आप कितने अच्छे देश में रह रहे हैं जहां ऐसा कोई खतरा ही नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें भारत जैसा देश मिला है। इस चीज पर विचार होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।